अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स की जीत में 126 रन बनाने वाले फखर जमान नुमाया तरीन रहे। पाकिस्तानी ओपनर ने अपनी इनिंग्स में 8 चौके और 11 छक्के लगाए। कप्तान बाबर आजम ने आउट हुए बगैर 66 रन बनाकर टीम की जीत में हिस्सा डाला। कीवीज ने अपनी बारी पर 401 रन का पहाड़ खड़ा किया था। बेंगलुरु में पाकिस्तानी शेरों की गरजदार ललकार, कीवीज के लिए ना बची कोई राह फरार। फखर जमान ने अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। पाकिस्तानी बैटर का बल्ला हथौड़ा बनकर बरसा। 63 बॉल्स पर सेंचुरी दाग कर भी फखर जमान ने ब्रेक न लगाई। टीम की नैया को पार लगाया, पाकिस्तान को मैच जितवाया। मैच में पहली बार बारिश ने मुदाखलत की तो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 10 रन आगे था। दूसरी बार ग्रीन शर्ट्स DLS के तहत 21 रन की कीवीज पर बढ़तरी लिए हुए था। बारिश न थमी तो मैच खत्म करके पाकिस्तान की जीत का ऐलान कर दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने फतह के जरिए फाइनल 4 में जाने के इम्कानात बढ़ा लिए। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों पर 401 रन बनाए। ओपनर रचिन रविंद्रा ने 108 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान केन विलियमसन 95 रन पर आउट हुए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने एक विकेट हासिल की। फखर जमान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। फखर जमान ने आउट हुए बगैर 126 रन बनाकर नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। चंद मैचेस की बुरी कारकर्दगी पर उनको हदफे तनकीद बनाने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। इमामुल हक की जगह लेने वाले ओपनर ने टीम में अपनी वापसी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित कर दिखाया। फखर जमान ने लगाई बल्ले को ऐसी धार, रन की पकड़ी वो रफ्तार, बैटिंग की जमकर धुआंधार, हरीफ को ठिकाने लगाकर किया कारी-वार। 3 मैचेस में 219 रन, 126 का बेहतरीन इंफरादी स्कोर, 100 रन से जायद की औसत। फखर जमान ने अपने सपोर्टर्स को वो खुशी दी जिसकी वो शिद्दत से तमन्नाई। क्रिकेट फैंस को याद आया एक और नाम, साबिक चीफ सेलेक्टर्स के भतीजे इमाम। 6 मैचेस में रहे जो मुसलसल नाकाम। मेगा इवेंट के मुकाबलों में सिर्फ 162 रन ही बना सके। सिर्फ अव्वल के बल्लेबाज होने के दावेदार टीम एवेंजर्स में 8वें नंबर पर 27 की औसत से रन बनाए। उनके गुनगाने वाले सभी पछताए। न्यूजीलैंड के खिलाफ यादगार जीत से शायकीन क्रिकेट के चेहरे खुशी से खिल उठे। कहा, फखर जमान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका कोई सानी नहीं। ग्रीन शर्ट्स ने बहुत अच्छी उम्मीद भी थी हमें और शुक्र है DLS ने बचा लिया हमें, वरना मुश्किल लग रहा था। और बहुत खुशी हुई है मैच जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फखर जमान को हमारी तरफ से। इंशाल्लाह पाकिस्तान अगला मैच भी जीतेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेकर आएगा इंशाल्लाह। फखर जमान जो है वो नाइस, वो अपनी आई पे आ जाएं तो कुछ भी नहीं कर सकते, सबको छक्के छक्के। आज जो है फखर जमान ने जो है वनडे मैच ऐसे खेला है जैसे कि T20 का मैच होता है। इस तरह से उसने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और उसने आज ये मुल्क के लिए मैच खेला है जैसे हर पाकिस्तानी प्लेयर को खेलना चाहिए। तो समझें कि आज हमें एक दूसरा शाहिद अफरीदी नज़र आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हैं मैच से, आज बहुत अच्छा खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वही उसने बैटिंग करके दिखाया। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है फखर जमान से कुछ ऐसा करके दिखाया और बाबर भी आज माशाल्लाह फॉर्म पे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। इसके पीछे कार फरमा अवामिल में मुल्की क्रिकेट के मंजरनामे ने भी किरदार अदा किया। कैसे कैसे मुश्किलात पैदा हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई सबके सामने है। क्या बोर्ड ने प्लेयर्स को वो माहौल दिया जिसकी बिना पर खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर PCB और खिलाड़ियों के दरमियान खींचातानी से मामला खराब हुए। मेगा इवेंट के दौरान ही खिलाड़ियों ने मुआहदे पर दस्तखत करके तनाज़े का खात्मा किया। ये मामला जैसे तैसे हल हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट की पटारी से एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। इस बार चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने मुस्तफी होकर चांद चढ़ाया। प्लेयर्स के तशहीरी और माली मामला देखने वाली एक कंपनी में इनके मुबैना किरदार से मुतालिक PCB की जवाबदेही पर उन्होंने इस्तीफा देकर बोर्ड से राहें जुदा कर ली। PCB ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया। 5 जुलाई को बोर्ड की सरबराही संभालने वाले चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे पर रहने की 4 माह की मुद्दत का आखिरी रोज। शरह के मुताबिक साका अशरफ ने इब्तदाई तौर पर वर्ल्ड कप के अख्ताम तक पोजीशन बचा ली। मेगा इवेंट के अख्ताम पर इनके हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 287 रन का हदफ दिया था जबकि इंग्लैंड की पूरी टीम 253 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 21 रन के बदले 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले एडम जंपा मैन ऑफ द मैच करार पाए।
اور ورلڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ کولکتہ میں انڈیا اور جنوبی افریقہ میدان میں اتریں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے پوائنٹ ٹیبل پر 7 میچز سے 14 پوائنٹس کے ساتھ بھارت کی ٹاپ پوزیشن ہے۔ اپنے 7 میں سے 6 مقابلے جیتنے والی جنوبی افریقہ کی ٹیم کا دوسرا نمبر ہے۔ نیوزی لینڈ کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم 8 میچز میں 8 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ ذکا اشرف مزید 3 ماہ پی سی بی کے معاملات دیکھیں گے۔ مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ذکا اشرف مزید 3 ماہ پی سی بی کے معاملات دیکھیں گے اور مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے مودی سرکار کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، کہنا تھا کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جو کہ فیٹف ہدایات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ظالمانہ کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نام بڑے اور درشن چھوٹے، انڈیا میں جمہوریت کے نام پر انسانی حقوق کے کارکنان کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا بھارتی حکومت کی جانب سے فیٹف کو قوانین کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کا انسداد دہشت گردی کے نام پر انسانی اور سماجی حقوق کے کارکنان اور تنظیم پر بدترین کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حکومت اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جو کہ فیٹف ہدایت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار انسداد دہشت گردی قوانین کی آڑ میں سیاسی کارکنوں اور اقلیتوں پر ظالمانہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن، انسداد غیر قانونی سرگرمی ایکٹ اور انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی روک تھام انتہائی ضروری ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے بھارتی ہندوتوا سرکار کی غیر قانونی کارروائیاں انسانی حقوق اور فیٹف کی ہدایت کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جس کا نوٹس لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں نے فیٹف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بول نیوز سے گفتگو میں تجزیہ کاروں بریگیڈیئر مسعود، ڈاکٹر باقر عبداللہ حمید اور ڈاکٹر وقار کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا مودی حکومت کے خلاف مظاہرہ اور رپورٹ اس بات کی غمازی ہے کہ بھارتی حکومت اپنے سیاسی مخالفین، انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف سنگین کارروائیاں کر رہی ہے۔ بڑا ایک زبردست قسم کا یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فیصلہ لیا ہے، کیونکہ انڈیا میں جس طرح وائلیشن، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اگینسٹ انوسنٹ لوگوں کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف ہے، سوشل ورکرز کے خلاف ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے اس سلسلے میں آلریڈی ٹیررزم کے بارے میں انڈیا کی انوالومنٹ کے بارے میں 5 ڈوزیز پہلے سے جمع کرا چکے ہیں۔ سو یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو RSS کو جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یا پیسہ آتا ہے، وہ بھی منی لانڈرنگ کے تھرو آتا ہے۔ تو ایک بڑا جینوئن کیس بنتا ہے کہ انڈیا کو بالکل جو ان کی 40 کے قریب ریکمنڈیشنز ہیں FATF کی، جو اس کے مطابق اس کو جاننا چاہیے۔ جو بھارت اپنے جتنے بھی قوانین بنا رہے ہیں نا، ایک طرح سے اصل میں جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے نا، اس کو کسی نہ کسی حال سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ بیسکلی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی آپ کو FCT کے بیسکلی جو ٹیررزم کو فائنانسنگ کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف یہ کہ صرف فیٹف کو دکھانے کے لیے کہ ہم واقعی اس کے اوپر لیجسلیشن کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ یہ نریندر مودی جو ہے، یہ ایک درندہ ہے، یہ انسان کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے۔ اس کو اگر ہم نے جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالا تو پھر جو ہے وہ یہ تو پھر پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گا۔ اگر فیٹف کے قوانین کی آڑ میں انسانی حقوق جو ہیں ان کے اوپر ضرب لگ رہی ہے، ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فیٹف تو کام کر رہا ہے اس لیے کہ منی لانڈرنگ ختم ہو، فائنینسنگ فار ٹیررزم اس کے اوپر پابندی لگے۔ فیٹف کا کام بنیادی طور پر اگر ان کو بڑے سخت قوانین فیٹف کے فریم ورک میں بنائے ہیں تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہیں، منی لانڈرنگ کو، ٹیررزم کو اور ایٹمی پھیلاؤ کو۔ خبر دیں گے آپ کو، میاں والی میں ایئر فورس کے شاہینوں نے ٹریننگ بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا، 9 حملہ آور مارے گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے دفاعی اثاثوں کو دہشت گردوں کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا، 3 غیر فعال طیارے متاثر ہوئے۔
میاں والی میں ایئر فورس ٹریننگ بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 9 حملہ آور مارے گئے۔ ISPR کے مطابق حملہ صبح سویرے کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے جوانوں نے بروقت جوابی کارروائی کی، 3 دہشت گردوں کو ایئر بیس میں داخل ہونے سے قبل ہی ہلاک کر دیا۔ ایئر بیس سے ملحقہ علاقوں میں موجود باقی دہشت گردوں کی نقل و حرکت محدود کر کے انہیں گھیر لیا گیا۔ پاک فضائیہ کے نوجوانوں نے کلیئرنس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مقابلے کے دوران مزید 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے کسی آپریشنل اثاثے کو دہشت گردی کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا۔ کارروائی کے دوران پہلے سے متروک قرار دے کر فیز آؤٹ کیے جانے والے 3 طیارے متاثر ہوئے۔ ISPR نے کہا دہشت گردی کے خلاف یہ فوری اور مؤثر کارروائی امن دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ میاں والی بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر قومی قیادت نے ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بروقت کارروائی کی بنا پر دہشت گرد اپنے مسموم عزائم میں ناکام ہوئے۔ میاں والی حملے کے خلاف قومی قیادت یک زبان، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹویٹ۔ کہا پاک فضائیہ نے میاں والی میں بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا، ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کہا دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ بلاول بھٹو بولے بچے کچے دہشت گرد اپنے مذموم عزائم سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا حملے کو ناکام بنانے پر جوان شاباش کے مستحق ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائی سے دہشت گردوں کا قلعہ کما ہوا۔ پسنی گوادر اور میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں سے متعلق کچھ حقائق اور اہم انکشافات سوشل میڈیا پر ملک دشمنوں اور ٹاؤٹس کی ٹرولنگ نے حملوں میں را کے ملوث ہونے کی بات واضح کر دی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے ٹرولرز بھی پروپیگنڈے میں پیش رہے۔ پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے، سوشل میڈیا پر ملک دشمنوں اور ٹاؤٹس کی ٹرولنگ، تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، بات روزے روشن کی طرح آیاں ہو گئی۔ پسنی گوادر میں حملے میں 14 فوجی جوان شہید، میاں والی ٹریننگ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ایک جانب ملک دشمن عناصر حملے کر رہے تھے، دوسری جانب سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی گئی۔ 3 نومبر کی رات بھارتی ایجنسی را سے جڑے ایکس اکاؤنٹس فرنٹل فورس، بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس متحرک ہوئے، آج کے میاں والی حملے کا اشارہ دیا اور کہا آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے حملوں کے پیچھے بدنام زمانہ را کا ہاتھ ہے۔ میاں والی حملہ ناکام ہوتے ہی انڈین میڈیا حرکت میں آیا، 9 مئی کی تصاویر دکھا کر پروپیگنڈا شروع کر دیا، خوشیاں منائی اور کہا ایئر بیس حملے میں ایئر فورس کا بڑا نقصان ہوا۔ افسوسناک طور پر ایک سیاسی جماعت سے جڑے کچھ گھٹیا ٹرولز بھی حرکت میں آئے۔ ایکس اکاؤنٹ سے ثانیہ الزبیلا کی طرز پر پسنی گوادر کے شہید فوجیوں کی بے حرمتی اور ہرزہ سرائی کی۔ اسی جماعت سے جڑے باہر بیٹھے گھٹیا پروپیگنڈا کرنے والے کرائے کے ٹرولز نے انتہائی مذموم انداز میں جشن منایا، کہا 9 مئی تو حملہ نہیں تھا، اصل حملہ تو اسے کہتے ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ان عناصر کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی فرسٹریشن میں سیاسی سوشل میڈیا ہینڈلز نے ایک مذموم بیانیہ بھی شروع کر دیا، کہا گیا سب کچھ اسٹیج مینج اٹیکس ہیں تاکہ الیکشنز کو روکا جا سکے۔ یہ بیانیہ نہ صرف ایک غلیظ ترین سوچ کی عکاسی کرتا ہے بلکہ شہداء اور ان کی فیملیز کی بھی شدید بے توقیری ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب نہیں دیا۔ صدر مملکت نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے 90 روز میں انتخابات کیس میں عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ 90 روز میں انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا قومی و صوبائی اسمبلی کے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ عدالت کا کہنا تھا اظہار رائے کی آئینی آزادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچا دکھانا ہے۔ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی آزادی دے رکھی ہے۔ حکم نامے کے مطابق صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں
में आ गई। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रजू नहीं किया। सदर और इलेक्शन कमीशन समेत सबको वही करना चाहिए जो आइन की मंशा है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा गैर जरूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन के उमूर में मुदाखलत नहीं की। और आम इंतखाबात में निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा की भी खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जहलम ने प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा की फहरिस्तें मांग ली है। मरासला बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। इलेक्शन ड्यूटी में प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स भी शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जहलुम ने महकमा तालीम से रजिस्टर्ड स्कूलों के असातिज़ा की फहरिस्त मांग ली और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जहलुम का महकमा तालीम के नाम मरासला भी बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मरासले में लिखा गया है कि आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए असातिज़ा की फहरिस्त फराहम की जाए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कानून के मुताबिक इंतखाबी ड्यूटी के लिए सिर्फ सरकारी अफसरान व मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेशन 53 के तहत सिर्फ सरकारी व नीम सरकारी अदारों से ही अमला लिया जा सकता है। महकमा तालीम जहलुम ने प्राइवेट स्कूल से असातिज़ा का मुकम्मल डाटा मंगवा लिया है। प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया ने ऑन कर दिए हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने के फैसले के बाद बेयकीनी की फिजा खत्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तारीखें सामने आ गईं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अकील अहमद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने पर इत्तफाक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिफारिश पर पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी 2023 को तहलील हुई। आईन पाकिस्तान असम्बली की तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो नोटिस। समाअत उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने की। 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च 2023 को पंजाब असम्बली के इंतखाबात का 8 अक्टूबर का शेड्यूल जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए 15 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया। फंड्स और सिक्योरिटी के बायस इलेक्शन न हो सके। कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली को अपनी मुद्दत खत्म होने से 3 रोज कबल 9 अगस्त 2023 को तहलील कर दिया गया। पीटीआई ने 90 रोज के अंदर इंतखाबात की दरखास्त दायर की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत करके इंतखाबात की तारीख तय करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मेंबरान ने सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात की। 8 फरवरी को कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने पर इत्तफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने की तौसीक कर दी। इल्जामात के बावजूद सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम कराए, आवाम के लिए बहुत कुछ किया। सिंध में कैंसर का इलाज मुफ्त हो रहा है। साबिक सूबाई वजीर नासिर शाह की सखर में गुफ्तगू, कहा कि हमने नौकरियां दी तो कुछ लोग अदालत चले गए, अदालत ने स्टे दे दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ज्यादा नौकरियां फराहम करेंगे। जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी अहकामात सुपरविजन पे सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा रही, और जो यहाँ पे हमने कारकर्दगी दिखाई, उसकी वजह से आपने देखा कि कराची से कश्मीर तक, कराची से कमू शहीद तक सारे जियाले बल्दियात के इंतखाबात में जीते और हमने स्वीप किया। ये आपकी कामयाबी है। कुछ
गुजरावाला पुलिस की रावलपिंडी अडियाला जेल आमद। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी से जेल में तफ्तीश की। जरा के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने रावलपिंडी सानिया 9 मई में शाह महमूद कुरैशी के किरदार पर सवालात पूछे। रावलपिंडी गुजरावाला पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी का बयान कलमबंद किया। पुलिस ने 1 घंटा तक शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। वाइस चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करने वालों में गुजरावाला पुलिस के डीएसपी हमीद विर्क, इंस्पेक्टर ज़ियाफत शामिल थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात बारे मुख्तलिफ सवालात के जवाब हासिल करने गुजरावाला पुलिस जेल से वापस रवाना हो गई। अडियाला जेल आने वाले पुलिस अफसरान 9 मई वाक़यात पर गुजरावाला में कायम JIT के मेंबर हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। वफ़द ने पावर डिवीज़न हुकाम की ब्रीफिंग और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF ने टैक्स महसूलात में किसी भी किस्म का शॉर्टफॉल भी कबूल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। माशी रेवेन्यू के साथ तवानाई सेक्टर से मुतालिक इक़दामात, इस्तिलाहात और दीगर उमूर से मुतालिक IMF वफ़द और हुकूमती हुक्काम के दरमियान बातचीत हुई। FBR से मुज़ाकरात में IMF ने अगली किस्त के लिए अपनी शराइत सख्त तर कर दी। टैक्स महसूलात में किसी किस्म का शॉर्ट फॉल भी कबूल करने से इनकार। जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कैसे होंगे, प्लान मांग लिया गया। तमाम सेक्टर्स के महसूलात रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहांदगान की तफसीलात IMF को शेयर कर दी। 49 लाख टैक्स दहांदगान की तादाद 1 करोड़ तक ले जाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुतालबात से मुतालिक रिपोर्ट पीर को पेश की जाएगी। पाकिस्तान हुक्काम के साथ IMF हुक्काम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। और कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पोलिंग के लिए 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार दिए गए हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में हिरासत में लिए गए अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। 1,60,000 से जायद अफराद पाकिस्तान से चले गए। तुरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके। उधर कोयटा में भी तारकीन वतन को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स में रखा जा रहा है। अटक में भी मजीद 44 अफराद को ट्रांजिट कैंप से अफगानिस्तान रवाना किया गया। कराची में सचल के इलाके मदीना कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन किया गया। नामुकम्मल कवायफ पर 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद में भी फैक्ट्री एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया और लोगों के कवायफ चेक किए गए। अमेरिका में इसराइली लॉबी के खिलाफ अवाम में हर सतह पर सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुमताज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए आने वाले इसराइली कौंसल जनरल के सामने यूनिवर्सिटी के तलबा का मुनफरिद एहतजाज। इसराइली कौंसल जनरल ने बोलना शुरू ही किया था कि तलहक एहतजाज हॉल से उठकर चले गए। इसराइली कौंसल जनरल को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसराइली बर्बरियत का पूरा आलम गवाह बन गया। अमेरिका की मुमताज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का मुनफरिद एहतजाज। इसराइली कौंसल जनरल की बेइज्जती इसराइली जिल्लत का सामान कर गई। अमेरिका और इसराइल ताल्लुकात पर इसराइली कौंसल जनरल के खिताब के शुरू होते ही तमाम तलबा उठकर चले गए। इसराइली कौंसल जनरल डैनी डायन फ़लस्तीन में इसराइली आबादकारी को जायज़ करार देने के मौजू पर एक लेक्चर देने आए थे, लेकिन तलबा ने इसराइल मुखालिफ प्ले कार्ड उठाकर खामोश एहतजाज किया और इसी खामोशी के साथ लेक्चर का बाइकाट करते हुए हॉल से निकल गए। कौंसल जनरल को इस मौके पर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो सर झुकाकर खाली डेस्कों से खिताब करने लगे। तलबा के हॉल से निकलने के दौरान शर्मसार कौंसल जनरल की मनमनाती हुई आवाज़ सुनी जा सकती है। 7 अक्टूबर से इसराइली बर्बरियत और जारियत के खिलाफ पूरी दुनिया के दर्जनों ममालिक की जामियात और कॉलेजेस में तलबा की अक्सरियत इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज कर रही है। बरतानवी मीडिया ने इसराइल नवाजी में सहाफ़ती अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। इसराइली बयानी को फ़रोग देने के लिए तमाम पेशावराना हदूद पार कर ली। BBC समेत बरतानवी न्यूज़ चैनल्स फ़लस्तीनियों को गैर महज़ब और जानवर साबित करके इसराइली जारहियत को जायज़ तसव्वुर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल्स इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ मन घड़त रिपोर्ट्स को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं।
برطانوی میڈیا مکمل طور پر اسرائیل کا ڈیپ پاکٹ ہے. یہ صرف اسرائیلی بیانیے اور جانبدار نقطۂ نظر کے ذریعے برسوں سے فلسطینیوں کو غیر انسانی ثابت کرنے کے ساتھ ان کی آواز کو دباتا چلا آ رہا ہے. الجزیرہ کی زہرا حرب نے برطانوی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا, باقی دنیا کی آنکھیں بھی کھول دی. اس تحقیقاتی کالم میں انکشاف کیا گیا کہ برطانوی میڈیا فلسطینیوں کو حقیر بنا کر ان کی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایک بار پھر وہی تباہ کن غلطی دہرا رہا ہے جو 9/11 کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ رپورٹنگ سے کی. کالم میں برطانوی اینکر اور نیوز چینلز کی فلسطین اسرائیل تنازع کی کوریج سے متعلق جو پردے اٹھائے گئے ہیں اور جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں. ایک انکشاف کے مطابق برطانوی میڈیا فلسطین اور اسرائیل میں تنازع کی تاریخی اہمیت کی حقیقت کو چھپاتا ہے اور اسے حالیہ یا موجودہ کشیدگی قرار دیتا ہے. اس کا مقصد فلسطین کے جائز حقوق اور سرزمین پر ملکیت کے دعوے کو دھندلانا ہے. 7 اکتوبر سے اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے تواتر کے ساتھ فلسطینیوں کو جانور قرار دیا, جس کے بعد برطانوی میڈیا میں لفظ جانور اور غیر مہذب کی اصطلاحات کی مسلسل گردان کی جا رہی ہے. اس کا مقصد فلسطین کو وحشی ثابت کرنا اور اس طرح دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں سے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کو جائز ثابت کرنا ہے. برطانوی میڈیا میں غزہ میں ہونے والے فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد کو بھی جان بوجھ کر متنازع بنایا جا رہا ہے, جس سے لوگوں تک اس حوالے سے معلومات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا مقصد ہے اور ان کے لیے انسانی نقصانات کے درست حقائق جاننا مشکل ہو گیا ہے. جاری تنازع کے دوران اسرائیل کی مذمت اور اس کے خلاف بیانات کو بھی برطانوی اینکرز چیلنج کرتے اور مہمانوں سے تکرار کرتے نظر آ رہے ہیں, جبکہ فلسطین اور مسلمانوں کی مذمت اور ان کے خلاف بیانات یا خبروں کو بالکل چیلنج نہ کرنے کی روش اپنائی جا رہی ہے. کالم رائٹر نے اس دعوے سے ثابت کیا کہ عراق جنگ کے دوران بھی میڈیا کی جانبدارانہ اور غیر منصفانہ رپورٹنگ کی بدولت انسانی بحران پیدا کیا گیا. برطانیہ کا سب سے معتبر سمجھا جانے والا نیوز چینل BBC کو بھی اس کی اسرائیلی حمایت پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. متعدد برطانوی صحافیوں نے نیوز نیٹ ورک کی پالیسی کو متسابانہ قرار دیا ہے. اور خبر ہے کہ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف ترک صدر ایردوان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ روابط کو منقطع کر رہے ہیں. ترکیہ وزارت خارجہ کے مطابق صدر ایردوان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اب کوئی ایسی شخصیت نہیں رہے کہ ان سے تعلقات رکھے جائیں. ترکیہ نے اسرائیل سے اپنے سفارتکار کو واپس بلا لیا. غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف ترک صدر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ روابط کو منقطع کر رہے ہیں. ترکیہ حکومت فی الوقت اسرائیل سے سفارتی تعلقات پر نظر ثانی جاری ہے. ترکیہ حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلایا ہے. ترکیہ کے وزیر خارجہ کے مطابق صدر ایردوان نے کہا کہ نیتن یاہو اب کوئی ایسی شخصیت نہیں رہے کہ ان سے تعلقات رکھے جائیں. انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں اور ان کے انٹیلیجنس چیف اور حماس قیادت سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ غزہ جنگ بندی پر کسی طرح عمل درآمد کروایا جا سکے. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری عوام کے ساتھ ساتھ اب حماس لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. غزہ میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کے گھر ڈرون میزائل کا حملہ. اسماعیل ہانیہ موجود نہ تھے, جبکہ حماس میڈیا کے مطابق اسماعیل ہانیہ کے 2 بیٹے گھر میں مقیم تھے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں الشفا ہسپتال اور القدس ہسپتال کے طرف حملے کیے گئے. شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,488 ہو گئی, جن میں سے 3,900 بچے اور 2,509 خواتین شہداء میں شامل ہیں. اسرائیل نے غزہ میں حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کے گھر کو ڈرون میزائل کا نشانہ بنا دیا. غزہ پٹی میں واقع ان کے گھر غزہ ہاؤس میں ان کی فیملی کے موجود ہونے کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئیں. اسماعیل ہنیہ ترکیہ اور غزہ کے درمیانی علاقے میں نامعلوم مقام پر رہائش پذیر ہیں, جبکہ ان کے 2 بیٹے گھر میں مقیم تھے. اسرائیلی بمباری کا سلسلہ تاحال جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں الشفا اسپتال اور القدس اسپتال کے احاطے کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 15 افراد شہید ہوئے. غزہ کے اسکول پر وحشیانہ بمباری میں 20 افراد شہید ہو گئے. مغربی غزہ میں النصر, جبالیہ, بیت حنون, الطورا پر بارود برسا دیا گیا. شمال میں بیت لحیہ اور غزہ شہر کے الطفح محلے پر بھی بےرحمانہ بمباری کی گئی. خان یونس میں گھر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جام شہادت نوش کر گئے. مغربی کنارے میں حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 135 ہو گئی. اسرائیلی فوجیوں نے نابلس, جنین, بیت اللحم اور ہیبرون کو نشانہ بنایا. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کارروائی میں 8 افراد کو گرفتار کر لیا.
खबर दें आपको, नेगलेरिया जरसूमे के वार जारी हैं। कराची में एक और शहरी जाम बहक हो गया जो इत्तला रहकर गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, नेगलेरिया से जाम बहक एक और शख्स सामने आ चुका है जिसकी शनाख्त 45 साला काशिफ कमर के नाम से हुई है। नेगलेरिया वायरस के वार अभी भी जारी हैं। कराची में एक और शहरी जाम बहक हुआ है। 45 साला काशिफ कमर के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। काशिफ कमर 3 दिन बुखार और सर दर्द में मुब्तला रहकर गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि कराची के लुटेरों की दादागिरी, पुलिस बेबस हो गई। मलीर में घर के अंदर चोरी की वारदात करने वाले चोर को आवाम ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया। साथ ही मुल्जिमान चोर को छुड़ा कर ले गए। गुलिस्तानी जोहर ब्लॉक 7 में 5 मुल्जिमान ने घर लूट लिया। सचल पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला, एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डाकुओं की तिलेरी, पुलिस बेबस और बेहिस हो गई। मलीर में घर के अंदर चोरी की वारदात करने वाले चोर को आवाम ने पकड़कर बिजली के खंभे से बांधा तो इस दौरान वारदात की नीयत से घूमने वाले मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने चोर साथी को पहचान लिया। डाकू असलहे के जोर पर खंभे से बंधे चोर को छुड़ाकर साथ ले गए। उधर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में 5 मुल्जिमान ने घर लूट लिया। मुल्जिमान वारदात के बाद शहरियों की मोटरसाइकिलें भी छीन कर फरार हो गए। मुल्जिमान एक के बाद एक वारदात करते रहे लेकिन पुलिस ना पहुंची। सीसीटीवी फुटेज ने सब भांडा फोड़ दिया। वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, जबकि किमाड़ी पर वाक़े मेन होल से पुराने असलहे से भरा हुआ बोरा बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब सच्चल पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुबैना मुकाबला हुआ जिसमें एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, साथ ही फरार हो गए और 2 तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ। ये वाक़या पंजाब बस अड्डे के करीब पेश आया। कराची में टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम के दौरान अब नशई अफराद को भी कत्ल किया जाने लगा। माह अक्टूबर के दौरान पुरस्रार तौर पर 3 अफराद कत्ल हुए। पुरस्रार वाक़यात में कत्ल की वजह भी सामने ना सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में माह अक्टूबर के दौरान पुरअसरार तौर पर 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन मंशियात के आदी थे। 2 अफराद को गोली मारकर जबकि एक शख्स को तेज धार आले के वार से कत्ल किया गया। वाक़यात पुरअसरार हैं, कत्ल की वजह भी सामने नहीं आई। एक इरफान नामी शख्स है, वो नशई का आदी था। किसने गोली मारी, कहाँ मारी ये नहीं पता चला, किसने छोड़ा ये भी नहीं पता चला। आज महीना हो गया है कि उसको लगभग लगे हुए इसी कार्रवाई के चक्कर में कि किसी तरह से ये मर्डर डिटेक्ट हो, मगर किसी का भी कोई क्लू नहीं मिल रहा। तमाम हीरोइंचियों को भी इसके इंट्रोगेट किया गया लेकिन कोई बात सामने नहीं आई। तफ्तीश के दौरान दर्जनों नशे अफराद को हिरासत में लिया गया। अंधा कत्ल है, कातिल की तलाश जारी है। इलाका मकीन बताते हैं मकतूल के वर्षा ने खौफ की वजह से मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया। इनको बड़ा समझाया कि लेके चलो, वो ये जा ही नहीं रहे। एक मानता था, दूसरा नहीं मानता, तीसरा, ऐसे करते करते हुआ तो ये वाकया हो गया। अब उनको दोनों भाई जाने के लिए तैयार थे। इस खौफ से खौफ हो के छा गया ना उनके ऊपर, खौफ छा गया तो खौफ की वजह से वो चले गए। शहर में नशे के आदी अफराद के कत्ल की वारदातें पुरअसरार हैं। इन वाक़यात की तफ्तीश की ज़रूरत है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। मुल्क भर में जराइम पेशा अफराद आज़ाद हैं। मुल्तान में सोलर प्लेट्स की दुकान का सफाया कर दिया गया। लाहौर पुलिस का नौजवान पर मुबैना तशद्दुद। लाड़काना में 62 शख्सियत ने कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। जराइम पेशा अफराद बेलगाम वारदातें कर रहे हैं खुलेआम। मुल्तान में बोसन रोड पर सोलर प्लेट्स की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में शाहदरा टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े। मुतासरा नौजवान वक्कास की पुलिस के आला अफसरान को दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। लाड़काना में 62 शख्सियत के बेटे की शादी, कानून की धज्जियां उड़ा दी। जदीद हथियारों से हवाई फायरिंग, शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी देखती रही। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। शहरी को गाड़ी में जबरदस्ती ले जाने की कोशिश। हजूम जमा होने के बाद मुतासरा शहरी दुहाइयां देता रहा। पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में बताया, हमने रुकने का कहा तो वो नहीं रुका। कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कराची में कस्टम अफसरान खुद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मुबैना तौर पर फरोख्त और छीनने में मुलव्वस निकले। माजरा है क्या? तफसीलात अता हुसैन की रिपोर्ट में जानिए। मुहाफिज बने लुटेरे, कस्टम एहलकार कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। कराची में कस्टम एहलकार मुबैना तौर पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां फरोख्त और छीनने में मुलव्विस निकले। मुबैना कस्टम एहलकारों ने शहरी को गाड़ी फरोख्त की और फिर खुद असलहे के जोर पर छीन ली। मुतासरा शहरी अदालत पहुंच गया। शहरी के मुताबिक छीनी हुई गाड़ियां गायब कर दी जाती हैं। इधर कस्टम एहलकारों के खिलाफ मामले पर SSP AVLC को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। AVLC ने कस्टम अफसरान इशला, अजहर मलिक और नदीम को तलब किया
तो अफसरान ने बयान में कस्टम का प्राइवेट ऑफिस होने का इंकशाफ किया। गाड़ी को सीज करने की तस्दीक भी कर दी। ताहम AVLC ने मुतासरा शहरी की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। और अब बात करेंगे मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को खुश्क सर्दी ने लपेट में ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में दिन भर मौसम गर्म, जबकि शाम गए मौसम सुहाना हो गया। नवंबर में मौसम के रंग निराले, कहीं खुनकी, कहीं सर्दी तो कहीं खुश्क मौसम का राज। भीगी सर्दियों के मतवालों का इंतजार खत्म होने को खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। कश्मीर इलाके लेहा में -4 और कलाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में जाड़े ने रंग जमाना शुरू कर दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने मनाजर धुंधला दिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। कराची में दिन भर गर्मी, लेकिन शाम होते ही मौसम ने रुत बदल ली। काठोर और बहरिया टाउन में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि सरजानी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, आयशा मंजिल, अजीजाबाद समेत शहर के दीगर इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में सर्द रहने की पेशगोई की है। और जनाब, हैदराबाद में कदम रखें तो अनगिनत मशरूबात मेहमानों की तवाज़ो के लिए कदम कदम पर मिलते हैं। ऐसे में गर्मी हो या ठंड, मेहमान नवाजी के लिए आइसक्रीम, फालूदा खास तौर पर पसंद किया जाता है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। फालूदा की तैयारी। ठंडी शामों का शहर हैदराबाद अपने मुनफरिद मौसम और सौगातों की वजह से खास पहचान रखता है। यही वजह है कि गर्मी हो या ठंड, आइसक्रीम फालूदा से मेहमान नवाजी की रवायत भी चली आ रही है। हैदराबाद हैदर चौक का ये फालूदा है, बहुत मशहूर है। हमने एक मरतबा ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था हमें। ये हमें चौथा मरतबा इधर आए हुए हैं। फालूदा की बुनियाद ईरान से होते हुए मुगल दौर में हिंदुस्तान पहुंची। ये मुगल बावर्चियों के पकवान का खास हिस्सा रहा। इसकी तैयारी में सवैयाँ, दूध, गुलाब का शरबत, बादाम, पिस्ता, सागुदाना का इस्तेमाल किया जाता था। उस्ताद के टाइम से 92 से स्टार्ट हुआ हुआ। ये शुरू में 5 रुपए का था, आज 170 का है। फ्लेवर तो एक ही है, इसमें फ्लेवर आप आइसक्रीम में जो दिल चाहे वो डलवा सकते हैं। आइसक्रीम फालूदा की ठंडी तासीर खाने वालों के हाथ में मौजूद चम्मच को रुकने नहीं देती। यही वजह है कि ठंड में भी फालूदा के शौकीन अफराद खाने के बाद मीठे में फालूदा को दस्तरखान का हिस्सा बना लेते हैं। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। मौसम ने करवट ली तो खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई ने खुश्क मेवाजात को आवाम से दूर कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से माजन यूसुफ। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल रिवायत का हिस्सा। महंगाई ने ड्राई फ्रूट्स को अमीरों तक महदूद कर दिया। बेशतर मेवाजात की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। होलसेल मार्केट में बादाम 2400 रुपए, पिस्ता 3600 रुपए, चिलगोजा 12,000 रुपए, काजू 3600, जबकि इंजीर 2400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। गाहक कम होने के बायस दुकानदार भी परेशान हैं। डॉलर का कुछ समझ नहीं आ रहा। जो बाहर से जो इशिया आ रहे हैं ना, वो कभी डॉलर जब ऊपर चला जाता है तो महंगे हो जाते हैं। जब हम मार्केट चले जाते हैं खरीदने के लिए तो वो उसी रेट पे देते हैं। भाई हम लोगों ने तो पुरानी खरीद पे लिया हुआ है। जब सस्ते हो जाए तो भी महंगा हो जाता है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हुकूमत से ये गुजारिश है कि थोड़ा कुछ कर ले। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़े भी और बूढ़े भी, लेकिन महंगाई की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेंस से बाहर हो गए। सर्द मौसम में खुश्क मेवाजात का खाना अब शहरियों के लिए एक ख्वाब सा बन गया है। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ माजन यूसुफ, बोल न्यूज़, मुल्तान। मौसम सरमा की आमद के साथ ही गुड़ की तैयारी शुरू हो जाती है। सरगोधा की स्पेशल गुड़ की तैयारी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलमान मौसम। सर्दी हो और देसी गुड़ की तैयारी न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। सर्दी आते ही सरगोधा के दही इलाकों की सौगात गुड़ की तैयारी भी अपने अरूज पर है। देसी गुड़ की तैयारी भी देसी तरीके से की जाती है। ताज़ा गन्ने के निकाले गए रस को कढ़ाई के अंदर डालकर खूब पकाया जाता है। गन्ने का रस पकते पकते शीरे की शक्ल अख्तियार करता जाता है। इस शीरे को लकड़ी के फ्रेम के अंदर निकाल लिया जाता है, जहाँ पर इसको ठंडा करने के बाद इसकी डलियाँ बनाकर मार्केट में फरोख्त के लिए भिजवा दी जाती है। हाँ जी, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और लोगों ने अपने वेलने जो हैं वो लगा लिए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया हूँ वेलने पे गुड़ लेने के लिए। ठीक है, मैंने गुड़ खाया भी है, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार गुड़ है, गरम गरम गुड़ है जी। असी गुड़ बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं लोगों में खाने वास्ते, सेहत वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। देसी गुड़, कोई मिलावट नहीं,
खालस। गुड़ जहां दही और शहरी इलाकों में अपनी सकाफती और कदीमी पहचान रखता है, वहीं इस सौगात को फरमाइश और तोहफे के तौर पर भी अजीज व कारिब को दिया जाता है। देसी गुड़ न सिर्फ सस्ता और जायकेदार है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी नहायत मुफीद है। कैमरामैन मोहम्मद दीवाना के साथ मोहम्मद सुलेमान मौजम, बोल न्यूज़, सरगोदा। जमीन के अंदर कदीम सैयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नई तहकीक सामने आ गई। थिया नामी सियारा जमीन से टकराया, जिससे कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रह गया, जब कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। एक जमीन और हजारों राज। जमीन के अंदर कदीम सैयारे के अरबों साल पुराने मलबे की मौजूदगी का इंकशाफ। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये इंकशाफ अफ्रीका और बहरुल काहिल में 1980 की दहाई में मिलने वाले मादे की जांच पड़ताल से हुआ। ये मादा जमीन की परत के करीब से मिला था, जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा है और जलजले की लहरों पर ये मादा मुख्तलिफ अंदाज से रद्द अमल जाहिर करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये एक सैयारा थिया के बाकियात हैं जो अरबों साल कबल हमारी जमीन के इब्तिदा से टकराया था। मुहक्किकीन के ख्याल में अरबों साल कबल थिया सूरज के गिर्द चक्कर लगाता था, मगर दीगर सैयारों की कशिश ने इसे अपनी जानिब खींचा तो वो सैयारा बनने की अमल से गुजरने वाली जमीन से टकरा गया था। थिया का हजम मरीख जितना था और जब दोनों सैयारों का टकराव हुआ तो इतना ताकतवर था कि बहुत ज्यादा मिकदार में मादा जमीन के इर्द गिर्द फैल गया, जिसमें से कुछ हिस्सा जमीन के अंदर रह गया, जबकि कुछ ठंडा होने की सूरत में चांद की शक्ल इख्तियार कर गया। मुहक्किकीन ने तस्लीम किया कि इन्हें मालूम नहीं कि आखिर इस सैयारे के बाकियात अब भी जमीन की तह में क्यों मौजूद हैं, लेकिन इसकी तहकीकात भी जारी है। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। तफसीलात कफील अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनाकिद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का जेंडर ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है, बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है। ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौके हैं, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल बहुत जरूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये तब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।